अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स कि लाइक आप लोगों ने अपना बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है और किस तरह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सिक्योर करने हैं। ये वीडियो स्पेशली 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग जो है वो इन डिटेल A to Z जो है वो बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से जो है वो पेपर्स को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये वीडियो जो है वो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंग्लिश और उर्दू पर जो है वो सेपरेट वीडियो जो है वो बना लेंगे और उसमें जो है वो इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश उर्दू के पेपर को जो है वो हम लोग डिफरेंट वे से जो है वो प्रेजेंट करते हैं और ये जो साइंसेस के पेपर्स होते हैं इनको हम लोग जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बायो का सैम्पल पेपर है, तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि लाइक आप लोगों ने जो है वो किस चीज़ को कैसे अटैम्प्ट करना है और अपने पेपर को जो है वो किस तरह से एग्जामिनर के सामने शो करवाना है। तो हमारे पास ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में हमारे पास जो है वो MCQs होते हैं, सेक्शन B में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन C में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब इन तीनों सेक्शंस को आप लोगों ने जो है वो डिफरेंटली जो है वो ट्रीट करना होता है, ठीक है, मार्क्स लेने के लिए। तो जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा तो पेपर स्टार्ट होते ही आप लोगों ने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आप लोगों ने जो है वो रोल नंबर को बिल्कुल केयरफुली लिखना है, अपनी आंसर शीट के ऊपर भी और अपनी बबल शीट के ऊपर भी, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग MCQs को सॉल्व करते हो। तो रोल नंबर आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुली लिखना है। आफ्टर दैट आप लोगों के पास जो MCQ वाला पोर्शन होता है उस पेपर के बिल्कुल टॉप पे जो है पेपर वर्जन मेंशन होता है कि आपके पेपर का वर्जन जो है A है, B है या C है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी देख के बबल शीट पे फिल करना होता है कि आपके पेपर का वर्जन क्या है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो ये चीज़ फिल नहीं करता तो उसके 12 मार्क्स जो है वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो ये दो काम आप लोगों ने जो है वो लाजमी करने हैं, सबसे पहले करने हैं और केयरफुली करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो MCQs की तरफ आना है। अब MCQs की तरफ जिस वक्त आप लोग आओगे तो आप लोगों ने क्या करना है। देखो, सेक्शन ए में आप लोगों के पास सिर्फ 12 MCQs होते हैं, ठीक है, और आप लोगों को जो है वो सिर्फ 20 मिनट दिए जाते हैं। 20 मिनट में आप लोगों ने ये 12 MCQs जो है वो करने होते हैं। अब इन 12 MCQs को कैसे करना है 20 मिनट में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इन तमाम MCQs को रीड कर लेना है थारोली। ठीक है, जो MCQ आप लोगों को जो है वो 100% जो है वो आता है कि हाँ इसका यही आंसर है, तो आप लोगों ने जो है वो उस MCQ को जो है वो इस पेपर के ऊपर जो है वो टिक कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें ये आता है MCQ नंबर 5 में फॉर एग्जांपल A आता है, MCQ नंबर 6 में फॉर एग्जांपल C आता है। ठीक है, मतलब ये वो MCQ जो आपको बिल्कुल 100% आते हैं, तो आप लोगों ने वो MCQs यहाँ पे टिक कर लेने हैं। जैसे ही आप लोग वो तमाम MCQs टिक कर लोगे जो आप लोगों को 100% आते थे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उन MCQs को बबल शीट के ऊपर सबसे पहले उतार लेना है। ठीक है, वहाँ पे बबल शीट जो है वो उसको फिल कर लेना है। अब बबल शीट आप लोगों ने कैसे फिल करनी है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अब वहाँ पे ABCD जो है वो इस तरह से जो है वो सर्कल्स बने होंगे, तो बिल्कुल केयरफुली आप लोगों ने जो है वो उसको फिल करना है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो उन सर्कल्स को फिल करना है। ठीक है, जस्ट टिक लगाने से या इसको थोड़ा सा फिल करने से आपका MCQ जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूटराइज चेकिंग होती है MCQs की, तो वो मशीन आपके उस ऑप्शन को जो है वो रिकोगनाइज ही नहीं कर सकेगी। तो आप लोगों ने जो बिल्कुल केयरफुली जो है बबल शीट को भी जो है वो फिल करना है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई कि आप लोगों को जो कन्फर्म MCQs आते थे वो आप लोगों ने जो है वो लगा लिए। अब कुछ MCQs ऐसे भी होंगे जो आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे। अब उनको कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों ने बैठ नहीं जाना। ठीक है, इंतज़ार नहीं करना किसी का कि एट द एंड में इससे पूछ लूँगा उससे पूछ लूँगा, नो। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये पेपर पढ़ा, मुझे MCQ नंबर 4 से लेकर 12 तक सारे MCQs फॉर एग्जांपल मुझे आते हैं। मुझे सिर्फ MCQ नंबर 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि पहले खुद तुक्का लगाने की कोशिश करनी है कि अगर इन केस मैं किसी से पूछ ना सका एंड टाइम पे, तो मैं कौन सी बबल जो है वो उसको फिल करूँगा या कौन सा ऑप्शन जो है वो लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने MCQ 1 पढ़ा, मुझे लगता है कि यार इसमें हो सकता है कि C आता हो, मैंने C के नीचे लाइन लगा दी या डॉट लगा दिया कि अगर एट द एंड मुझे किसी दोस्त से पूछने का मौका ना मिला तो मैं ये वाला ऑप्शन लगाऊंगा। MCQ 2 पढ़ा तो मुझे इसमें लगा कि यार इसमें हो सकता है कि ऑप्शन A आता हो, मैंने ऑप्शन A के नीचे जो है वो डॉट लगा दिया या लाइन लगा दी। MCQ 3 पढ़ा, मुझे इसमें लग रहा था कि शायद इसमें भी ऑप्शन A ही आता हो,
ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने कर लेना है। लेकिन इन एमसीक्यू को अभी आप लोगों ने बबल शीट पे फिल नहीं करना। ठीक है, पहले कोशिश करनी है कि लाइक आप लोग जो है वो किसी दोस्त से ये चीज़ें, ये एमसीक्यूज़ पूछ लो और उस दोस्त से पूछे जो आपको कन्फर्म बताए। ठीक है, ऐसा ना हो कि दोस्त भी तुक्का लगा रहा हो, उसका भी गलत हो जाए और आपका भी गलत हो जाए। अगर तो आप किसी अच्छे दोस्त से जो लाइक है उससे पूछ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना तुक्का लगाओ। ठीक है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको जो एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो लगा लेते हैं, जो एमसीक्यूज़ नहीं आते वो बस उसी तरह से छोड़ के बैठ जाते हैं कि हम लोग आखिर में पूछ लेंगे। तो जैसे ही एग्जामिनर जो है पेपर कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, फिर उनको समझ नहीं आती कि अब वो कौन सा ऑप्शन जो है वो वहाँ पे बबल में जो है वो फिल करे। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो आप लोग लगा लें, जो एमसीक्यूज़ नहीं आते वो आप लोग पहले सोच लो कि अगर इन केस मुझे पूछने का मौका ना मिला तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जो है वो बेशक पूछो। अगर आपको कोई बताता है तो वेल एंड गुड, लगा लो। अगर इन केस नहीं बताता तो आपने जो अपने तुक्के लगाए हुए थे उन्हीं को जो है वो बबल में जो है वो फिल कर दो। इन दिस एंड डैट पे आप लोग अपने सेक्शन ए को जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट सेक्शन बी। जैसे ही आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने सेक्शन ए की टेंशन छोड़ देनी है। ठीक है, वो आपका अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था या जैसा भी हुआ था, आप लोगों ने सेक्शन ए की टेंशन इस वक्त नहीं लेनी। अगर आप लोग सेक्शन ए की टेंशन इस वक्त लोगे तो आप लोगों का सेक्शन बी भी ख़राब हो जाएगा और सेक्शन सी भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 घंटे और 40 मिनट्स जो है वो रह जाएंगे, मतलब 160 मिनट्स। ठीक है, अब इन 160 मिनट्स में आप लोगों ने सेक्शन बी को भी अटैम्प्ट करना है और सेक्शन सी को भी अटैम्प्ट करना है। तो हमारे पास ये जो सेक्शन बी होता है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है वो टोटल 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने जो है वो सिर्फ 10 मिनट्स लगाने हैं। 10 मिनट से ज़्यादा आप लोगों ने जो है वो किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो टाइम नहीं देना, मैक्सिमम 10 मिनट। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है तो उसे आप लोग 12 मिनट दे दो, 13 मिनट दे दो, लेकिन इससे ज़्यादा ना दो, क्योंकि आगे जाके आप लोगों ने सेक्शन सी अटैम्प्ट करना है जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और समटाइम्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, तो आप लोगों ने वो भी मैनेज करने होते हैं। सो बेहतर है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा ना दो एक शॉर्ट क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप लोग जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो 10 मिनट देते हो तो इन दिस एंड डैट पे आपका जो है वो 80 मिनट्स में सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, पीछे आप लोगों के पास 60 मिनट्स रिमेनिंग बच जाते हैं। ठीक है, तो इन 60 मिनट्स में आप लोग इजीली जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन सी पर बाद में आएंगे, अभी हम लोग सेक्शन बी की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों के पास 32 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये 4 मार्क्स के लिए 10 मिनट्स जो है वो मोर देन इनफ होते हैं। ठीक है, अब सेक्शन बी को अटैम्प्ट करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसको आप लोग जो है वो कैरी करोगे तो आप लोग इजीली एक अच्छा स्कोर जो है वो क्रिएट कर सकते हो सेक्शन बी में। ठीक है, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि लाइक आपकी क्वेश्चन सिलेक्शन कैसी है, आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जी अबाउट द क्वेश्चन सिलेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं ना, 11 के 11 जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको सिर्फ 8 ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उनका काम चल जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको 8 से कम क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं, 6 आ रहे होते हैं, 7 आ रहे होते हैं। तो इन तमाम कैटेगरीज पे हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनको 8 क्वेश्चन जो है वो आते हैं सेक्शन बी में, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो वही 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन मसला जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 8 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 8 से कम आते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनको 8 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो उन लोगों ने क्या करना है कि वो क्वेश्चंस को जो है वो उन क्वेश्चंस को चूज़ करना है जिसमें आपको लगता है कि आपको जो है सॉलिड मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें आप लोग जो है वो क्वेश्चन 3 को देखो। अब उसने बोला है कि राइट डाउन 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर आप लोग जो है वो इन 4 ऑर्गेनेलीज़ का जो है वो एक एक फंक्शन यहाँ पर लिख लोगे
तो आपको जो है वो 4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने लाजमी अटैम्प्ट करना है, ये आप लोगों के सॉलिड मार्क्स होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इसने बोला है कि गिव एनी 4 फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द सेल्स थ्रोन अक्रॉसिस। देखो 4 को उसने स्पेसिफाई कर दिया है। अब एक स्टूडेंट जो है वो 4 फैक्टर्स लिखता है तो उसको एग्जामिनर 4/4 मार्क्स दे देगा। अगर यहाँ पे उसने 4 मेंशन ना किया होता तो फैक्टर्स तो बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका एक नंबर जो है वो कटने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस लाजमी अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आपको जो है वो सॉलिड मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स जिनको 8 क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, 6 आते हैं या 7 आते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले 2-3 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन, आपको अगर 1 क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, उनको आप लोग दरमियान में अटैम्प्ट करो। ठीक है, फिर आखिर में फिर आप एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। इन दिस एंड डैट वे एग्जामिनर को इतना पता नहीं चलेगा कि क्या इस बच्चे को पेपर आता है या नहीं आता। एग्जामिनर क्या करता है, स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छी तरह से जो है वो देखता है, और जो लास्ट में आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो ना उसको देखता है। दरमियान वालों को इतना वो फोकस नहीं करता। सो बेहतर है कि अगर आप लोगों को जो है वो 8 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करने हैं, आपको 7 ही आते हैं, तो वो जो 8वां क्वेश्चन आप लोग खुद से लिखोगे तो वो आप लोग मिड में जो है वो उसको अटैम्प्ट करो। 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद चौथे नंबर पे उसे कर लो, 5वें पे कर लो, लेकिन बिल्कुल लास्ट पे उसे ना करो। ठीक है, अब ये तो हो गई क्वेश्चन सिलेक्शन। अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, मार्क्स कैसे लेने हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो यार देखो, आप लोग एक चीज़ अपने जहन में बैठा के रख लो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग जो है वो एक एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट जो है वो लगाओ। स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लॉन्ग के लिए उनके पास टाइम बचता ही नहीं है। अगर आप लोग इस फार्मूले के थ्रू जाओगे, 10-10 मिनट जो है वो एक शॉर्ट को दोगे, तो आप लोग इजीली अपना पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। और हाँ, बोर्ड पेपर में पूरा पेपर अटैम्प्ट करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। पेपर आप लोग कभी भी छोड़कर ना आओ। अगर उन्होंने बोला है कि 8 आप लोगों ने शॉर्ट करने हैं, 3 लॉन्ग करने हैं, तो आप लोग 8 और 3 लाजमी जो है वो अटैम्प्ट करके ही आओ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि आप लोग सेल और टिश्यू के दरमियान डिफरेंस बताओ। अब डिफरेंस लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप लोग दरमियान में लाइन लगाओ और उस तरह से जो है वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करो। ठीक है, कभी भी आप लोगों ने डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं लिखना। आप लोग उसको दरमियान में लाइन लगा के ही डिफ्रेंशिएट करो तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। अब दरमियान में लाइन लगा कर भी आप लोग 2 तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, एक तरीका तो यह है कि आप लोग डिफरेंस वाले क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करो। ठीक है, सिंपल सिंपल। ठीक है, और दूसरा तरीका इस तरह से है कि आप उसको इस तरह से अटैम्प्ट करो। ठीक है, लाइन लगा के, लेकिन उसमें फर्दर आप हेडिंग्स दे के। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इस तरीके को यूज़ करते हो या दूसरे तरीके को यूज़ करते हो। लेकिन डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने एक और चीज़ भी जो है वो जहन में लाजमी रखनी है, वो ये कि देखो मोस्टली डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया होता है। ठीक है, और हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि मिनिमम 5 डिफरेंसेस लिखने हैं और मैक्सिमम 6 डिफरेंसेस आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, इससे तो एक आपका अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक डिफरेंस गलत भी हो जाता है तो एग्जामिनर फिर भी आपको 4 मार्क्स देता है। अब जिस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस पेपर में जो है वो एक डिफरेंस गलत है, इसने ये डिफरेंस गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको एग्जामिनर ने फिर भी 4 मार्क्स दिए हैं। आप लोग देख सकते हो क्यों दिए हैं, क्योंकि इसने कितने डिफरेंसेस लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6ठी एग्जाम्पल्स, मतलब 6 डिफरेंसेस लिखे हैं। एक गलत भी है तो एग्जामिनर ने उस चीज़ को इग्नोर किया है, फिर भी इसको जो है वो 4 मार्क्स उसने दिए हैं। तो आप लोगों ने यही काम करना है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आया है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो आप लोगों ने मिनिमम 5 डिफरेंसेस लिखने हैं और मैक्सिमम 6 लिखने हैं। 6 से ज़्यादा ना जाएं। ठीक है, अगर आपका दिल करता है तो 7 लिख लें, 6 या 7 से ज़्यादा आप लोग ना जाएं। ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो हम लोगों ने सेव करना है लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग जो है वो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको फिर याद करवा देता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोगों ने उसमें डिटेल ऐड नहीं करनी होती।
जस्ट चीज़ों को टू दी पॉइंट लेके जाओ, दैट इज़ इट। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 4 को अटैम्प्ट करता है। 3 का मैंने आपको बता दिया। देखो उसने स्पेसिफाई किया कि एक ही आप लोगों ने फंक्शन लिखना है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने एक एक फंक्शन ही लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 को कैसे अटैम्प्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। उसने स्केलेटल मसल्स की दो चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है, एक उसका स्ट्रक्चर और दूसरा उसका फंक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग देनी है स्केलेटल मसल्स की, कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर की, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड पे आप लोगों ने हेडिंग देनी है स्केलेटल मसल्स के फंक्शन की, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चन के अंदर से ही हेडिंग्स बनाया करो। अब जिस तरह देखो ये क्वेश्चन के अंदर से ही 3 हेडिंग्स बन गई, तो आप लोग ये 3 हेडिंग्स दे दो। अब अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो स्केलेटल मसल की डायग्राम भी बनानी आती है, तो वो 4th पे जो है वो डायग्राम भी बना दे, तो उसको 4/4 मार्क्स जो है वो ईजिली एग्जामिनर दे के आगे जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी आप लोग किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन लिखो या एक डेफिनेशन लिखो, तो उसे पेज के बिल्कुल सेंटर में करके लिखो, ठीक है। उसकी साइडों पे जगह छोड़ दो, सेंटर में करके लिखो ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मैं आगे जाके आपको बताता भी हूँ कि मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसने इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन किया है, उसकी मेन हेडिंग ये थी इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बाद उसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे दी और डेफिनेशन को बिल्कुल पेज के सेंटर में करके लिखा है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप लोग इस साइड से भी लाइनें लगाओ, इसकी नीचे भी लाइनें लगाओ। अगर आपके पास टाइम है तो लगा लो, लेकिन आप लोग अगर टाइम नहीं भी है तो आप लोग जस्ट सिंपल उसको पेज के सेंटर में करके भी लिखो ना, डेफिनेशन को या इंट्रोडक्शन को, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग इसको भी देख लो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग डेफिनेशंस को, इंट्रोडक्शन को पेज के सेंटर में करके लिखा करो, सिर्फ डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन को, ठीक है। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी है तो वो कोशिश करें कि इस डेफिनेशन को कट मार्कर नहीं, जो दूसरा मार्कर होता है सिंपल मार्कर, आप लोग वो भी अपने पास रख लो। उसके साथ भी अगर आप लोग लिखते हो ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। वो स्टूडेंट्स जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो मार्कर के साथ ये काम न करें, ठीक है, वो बुरा लगता है। आप लोग पेन के साथ करें, ब्लैक पेन के साथ कर लें तो ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग अच्छी है, तो वो जो नॉर्मल मार्कर होता है, ठीक है, ब्लू या ब्लैक, वो आपकी मर्जी है, तो उसके साथ लिखे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग क्वेश्चन के अंदर से ही हेडिंग बना लिया करो, तो वो काफ़ी होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहता है कि गिव ब्रीफ डिटेल ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे कि माइटोसिस को डिफाइन करोगे, उसके बाद हेडिंग दोगे सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस, ये मेन हेडिंग होगी। उसके बाद आप लोगों ने सब हेडिंग में जो है वो उसके 4-5 जो है वो सिग्निफिकेंसेस लिख लेने हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंसेस आप लोगों ने नहीं लिखने, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, कहते हैं गिव एनी 4 फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द सेल्स थ्रू नेक्रोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, इसमें नेक्रोसिस को डिफाइन कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है कि फैक्टर्स जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं सेल को थ्रू नेक्रोसिस। फिर आप लोगों ने वो फैक्टर्स नीचे लिखने हैं, 4 फैक्टर्स ही लिखने हैं, उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, तो 4 ही लिखने हैं, ठीक है। तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में जहाँ पे उन लोगों ने जिस चीज़ को स्पेसिफाई किया है ना, तो आप लोगों ने उतनी ही लिखनी है। जिस तरह आप लोग इस क्वेश्चन में देख लो, उसने बोला कि आप लोग 3 एग्जांपल्स दो, तो आप लोगों ने 3 ही लिखनी है, ठीक है। 3 से कम तो लिखनी ही नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा लिखते भी हो तो 1-2 ही ज़्यादा लिखो, बहुत ज़्यादा भी ना लिखो। अब जिस तरह यहाँ पे उसने सिर्फ एक फंक्शन का बोला, तो आप लोगों ने सिर्फ एक फंक्शन ही लिखना है इन चारों का, ठीक है। अब समटाइम्स एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में आ जाता है, जिस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो। इसने बोला कि आप लोग शॉर्ट नोट लिखो ग्लाइकोलिसिस के ऊपर। अब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देंगे, उसमें बताएंगे कि इसके 2 फेजेस होते हैं, ठीक है। एक इनिशिएटिव फेज़ होता है, दूसरा प्रिपरेटरी फेज़ होता है। इन 2 फेजेस को आप लोग थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लो, लास्ट में उसकी फ्लो शीट बना लो या डायग्राम बना लो, तो आपको फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने इस तरह से अटैम्प्ट करना है। अब जैसे ही आपका सेक्शन बी ख़त्म होगा ना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि फ़ौरन से हर क्वेश्चन के बाद आप लोगों ने लाइन लगानी है, और लाइन आप लोगों ने पेंसिल के साथ नहीं लगानी, क्योंकि समटाइम पेंसिल वाली लाइन जो है वो बहुत लाइट होती है, वो नज़र नहीं आती। तो आप लोगों ने लाइन लगानी है और मार्कर के साथ लगानी है, ठीक है। जैसे ही आपका सेक्शन बी ख़त्म हो, सिर्फ 1 मिनट लगाओ, सिर्फ 8 लाइन ही तो लगानी है ना,
हर क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन के बाद। अब ये लाइन्स क्यों ज़रूरी हैं? देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम जो है बहुत तेज़ी में जो है वो टीचर्स चेक कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अब उसे पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे एंड हुआ है। वो 2 क्वेश्चंस के मार्क्स अगर आपको एक ही मरतबा दे दे, फिर ऑब्वियसली ये स्टूडेंट का नुकसान है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही आपका सेक्शन बी ख़त्म हो, तो एक मरतबा आप लोगों ने जो है वो फुट और मार्कर पकड़ के लाइन लगा देनी है, ठीक है, 8 लाइनें लगा लेनी है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन ख़त्म हो रहा हो, आप लोग जो है वो रूलर और पेंसिल के साथ या मार्कर के साथ लाइन लगा रहे हो हर क्वेश्चन को ख़त्म करने के बाद। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। आप लोगों का सेक्शन बी ख़त्म हो तो उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये रिसेंटली मैंने कुछ पेपर्स चेक किए हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था कि वो 2 मसले जो कि बहुत अहम है, वो ये कि आप लोग जो हो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना लिखा करो, ठीक है। आप लोग जस्ट ये क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नंबर होता है ना, आप लोग ये मेंशन कर दिया करो कि आप लोग ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, इतना भी काफ़ी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं सिर्फ अपना टाइम ज़ाया करने के लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते, ठीक है, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आप अपना 1 मिनट ज़ाया कर रहे होते हो या 2 मिनट ज़ाया कर रहे होते हो, ठीक है। तो कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना लिखो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने पेपर स्टार्ट किया है, वो क्वेश्चन 3 को अटैम्प्ट करना चाह रहा है, लेकिन ये उसका पहला क्वेश्चन है, तो आंसर शीट में लिखेगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया है। नो, दिस इज़ नॉट योर क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर के मुताबिक आपका आंसर शीट जो है वो चेक करेगा। सो आप लोगों ने आंसर शीट के ऊपर वो नंबरिंग करनी है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मैंशनड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट क्वेश्चन 3 को बिल्कुल टॉप पे अटैम्प्ट कर रहा है, तो वो ये नहीं लिखेगा कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, वो लिखेगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सेंटर में करके लिख लिया करो पूरा क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन 3, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और खुद से नंबरिंग देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों से एग्जामिनर तंग होता है। जब भी एग्जामिनर तंग होगा आपका पेपर चेक करते हुए, तो वो ख्वाह आपके मार्क्स काटेगा। जितनी आसानी आप पेपर चेक करने वाले को दोगे, ठीक है, वो उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग जो है उसे कितनी कितनी आसानी जो है वो फराहम करते हो, ठीक है। अगर आपको पेपर चेक करने में जो है वो एग्जामिनर जो है वो तंग ना हो रहा हुआ, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स दे के जाएगा। अगर इन केस आपके पेपर का कोई मुंह से ही ना हुआ, पता ही ना चल रहा हुआ कि मतलब आपने क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से किया है, एंड कहाँ पे कर रहे हो, सेक्शन ए किधर है, सेक्शन बी किधर है, सेक्शन सी किधर है, तो आपके मार्क्स ख्वाह मुख्वाह काटेगा। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, बिल्कुल सीक्वेंस में अटैम्प्ट करें। और हाँ, तीसरी चीज़ ये भी, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक्शन सी को पहले अटैम्प्ट करते हैं। ये काम भी आप लोगों ने नहीं करना, कर सकते हो लेकिन ना करें, सीक्वेंस में आए। सीक्वेंस अच्छी चीज़ होती है, आप लोग सेक्शन बी को पहले अटैम्प्ट करो, वो टेंशन ख़त्म करो, उसके बाद सेक्शन सी पे आओ ना। आप लोगों को किसने रोका है, ठीक है। तो मुझे सेक्शन बी के बारे में जो जो चीज़ें पता थी, याद थी इस वक्त, तो मैंने वो आपको बता दी। कोई चीज़ मिस हो भी गई तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है। अब इसके बाद आप लोगों का जो है वो 3rd सेक्शन आ जाता है, विच इज़ योर सेक्शन सी। अब आप लोगों ने सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया, सेक्शन बी को सॉल्व कर लिया, उसकी टेंशन को आप लोगों ने भूल जाना है कि वो आपका कैसा हुआ है, जैसा भी हुआ है। अब इस स्टेज पे आप लोग थोड़े बहुत रिलैक्स भी हो गए कि आप लोगों ने सेक्शन ए और बी को ख़त्म कर लिया, अब सिर्फ सेक्शन सी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है वो थोड़ा सा सांस भी ले सकते हो, पानी पी सकते हो, या फिर आप लोगों के पास अगर चॉकलेट्स हैं तो आप लोग वो खा सकते हो, ठीक है। तो ये चॉकलेट्स तो आप लोग लाजमी रखा करो, क्योंकि सेक्शन सी में बिल्कुल बंदे की एनर्जी बिल्कुल डाउन हुई होती है, ठीक है। तो सेक्शन सी को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चॉकलेट एक कद खा लिया करो। अब सेक्शन सी को आप लोगों ने स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से अटैम्प्ट करने हैं जी, ठीक है। और आप लोगों के पास टाइम कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स, ठीक है। तो 60 मिनट्स में आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। दिस मीन्स कि आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन को जो है वो सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं, ठीक है। 20 मिनट में आप लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा आता है तो आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है, उन तीनों को अटैम्प्ट करना है। अगर आप लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अच्छे आते हैं, तीसरा इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो आप लोग पहले अच्छे वाले को अटैम्प्ट करो, उसके बाद जो आप लोगों को अच्छा नहीं आ रहा दरमियान में उसे अटैम्प्ट करो, और बिल्कुल लास्ट में उसे अटैम्प्ट करो जो आपको सही आता है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्होंने जो है वो डायरेक्ट टू दी पॉइंट पूछी होती हैं,
जो कि इजीली आपका टाइम सेव कर सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसने बोला कि आप लोग जो है वो 4 एम्स बताओ क्लासिफिकेशन के, या फिर आप लोग जो है वो 3 इवेंट्स बताओ कि टीलोफेज़ 1 में जो है वो क्या क्या होता है। तो इस तरह की डायरेक्ट चीज़ें जो आप लोगों से पूछी होती हैं, ये आपको जो है वो एक एज प्रोवाइड करती हैं। ये ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हो, यहाँ से अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कोशिश किया करो, अटैम्प्ट कर लिया करो अगर आपको आते हैं तो। ठीक है, क्योंकि एक तो ये है कि ये मतलब इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग जो है वो इनको ठीक लिखो तो आपको सॉलिड मार्क्स मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोगों ने अटैम्प्ट उसी तरह से करना है जिस तरह आप लोगों ने जो है वो सेक्शन बी में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था। ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ डेफिनेशन को सेंटर में करके। ठीक है, सेक्शन बी में सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे लिमिटेड थे। यहाँ पे आप लोग जितनी डिटेल ऐड कर सकते हो करो, जस्ट आप लोगों ने टाइम को अपने जहन में रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है ना। ठीक है, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, लेकिन आप लोग देख लो कि हमारे पास अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर एग्जांपल, इसमें दो पार्ट्स हैं। अब पार्ट बी में जो है वो क्लियर कट पता है कि हम लोगों ने जो है वो सिर्फ 4 एम्स लिखने हैं क्लासिफिकेशन के, मतलब ये हम लोग 5 मिनट पर भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बेशक आप लोग 15 मिनट 14 मिनट इस पार्ट को दे दो। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये पार्ट भी जल्दी जल्दी हो जाता है तो आप लोग बस यहाँ से टाइम सेव करके 10 मिनट या जितने भी आप लोग सेव कर सकते हो, 5 मिनट 6 मिनट, वही टाइम आप फिर इन्वेस्ट करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर यहाँ से भी अगर आपका टाइम जो है वो सेव हो सकता है तो आप लोग सेव करोगे। लेकिन अगर इन केस ये क्वेश्चन लेंथी भी हुआ तो आप लोगों ने ऑलरेडी जो पिछला टाइम सेव किया हुआ है, तो आप लोग उस टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही आपका सेक्शन सी खत्म हो तो फ़ौरन आप लोगों ने क्या करना है कि क्वेश्चन की एंडिंग पे लाइंस लगानी है। क्वेश्चन की एंडिंग पे यहाँ पे लाइन लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पार्ट ए अटैम्प्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन 1 का, तो वो एंड होने के बाद आप लोगों ने दरमियान में हाफ लाइन लगानी है। ठीक है, जैसे ही आप उसका पार्ट बी भी कर लोगे, आप लोगों ने मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो फिर आप लोगों ने फुल लाइन लगानी है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे इसका पार्ट 1 एंड हुआ है, अब पार्ट 2 स्टार्ट है, जब पार्ट 2 खत्म होगा तो स्टूडेंट ने फुल लाइन लगाई हुई है जी। तो एग्जामिनर को बहुत आसानी होगी कि हाँ इस बच्चे ने एक पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है। तो यहाँ पे लाइन लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे ही आप लोग ये लाइंस भी लगा लोगे, ये लाइंस बहुत ज़रूरी हैं, इसे आप लोग अपने पेपर का हिस्सा समझो। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो हेडिंग्स के नीचे भी लाइन लगाते हैं, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो आप लोगों ने उस वक्त लगानी है, ठीक है, जब आपके पास टाइम बच जाए। ये लाइंस तो आप लोगों ने लगानी ही लगानी है, लेकिन हेडिंग्स के नीचे वाली लाइन के लिए आप लोगों ने स्पेशल टाइम नहीं निकालना। अगर टाइम आखिर में बच जाता है, समटाइम्स वो लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, या समटाइम्स जो है वो एग्जामिनर पेपर कलेक्ट करते करते इतना टाइम लगा देता है कि आप तक पहुंचते पहुंचते जो है वो उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप लोग उस टाइम में वो लगा सकते हो, हेडिंग्स के नीचे भी लगाएं लाइन्स। अब लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेन हेडिंग जो होती है उसको ब्लैक मार्कर के साथ लिखा करो और सब हेडिंग्स को ब्लू मार्कर के साथ लिखा करो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि लिस्ट 3 इवेंट्स अकर इन टीलोफेज़ 1। अब टीलोफेज़ 1 हमारे पास मेन हेडिंग आ गई, तो टीलोफेज़ 1 आप लोग बिल्कुल पेज के सेंटर में लिखोगे, टीलोफेज़ 1, ठीक है, जो भी है। उसके बाद ये अगर पेज की एक साइड है तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन जो भी, फिर पेपर के बिल्कुल सेंटर पे आप लोग जो है वो इसका इंट्रोडक्शन लिख लोगे। उसके बाद आप लोग मेन हेडिंग दोगे बिल्कुल सेंटर में ब्लैक मार्कर के साथ, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स इन टीलोफेज़ 1 जो भी है। फिर उसके बाद सब हेडिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे 3 इवेंट्स की, 1 2 3। तो ये सब हेडिंग्स आप लोगों ने ब्लू मार्कर के साथ देनी है, मेन हेडिंग ब्लैक के साथ, सब ब्लू के साथ, और मेन हेडिंग पेपर पेज के सेंटर में और सब हेडिंग्स लाइन के साथ, ठीक है, स्टार्ट में। तो इस तरह से आप लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे अटैम्प्ट कर सकते हो। अब लास्ट में मैं कुछ पेपर्स हैं मेरे अपनी, तो उनकी पिक्चर्स में अटैच कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो कि आप लोग जो है वो पेपर को अटैम्प्ट कैसे कर सकते, तो आप लोगों को वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू। अच्छा, ये मैंने आपको जो है वो बायो का पेपर बताया है, ठीक है। बाकी फिज़िक्स का भी आप लोगों ने एज इट इज़ अटैम्प्ट करना है, केमिस्ट्री का भी आप लोगों ने एज इट इज़ अटैम्प्ट करना है। बायो के पेपर में आप लोग कोशिश करो कि मिनिमम 3 डायग्राम्स आप लोग लाजमी बनाओ, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के साथ अगर डायग्राम कहीं पे बनती है ना,
तो आप लोग उसको जो है वो लाजमी जो है वो बना लो। मिनिमम 3 डायग्राम्स तो लाजमी हो बायो के पेपर में। और जहाँ तक बात केमिस्ट्री की है, तो केमिस्ट्री का पेपर भी एज इट इज़ ही अटैम्प्ट होगा। जस्ट वहाँ पे आप लोगों को अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन ऐड करना पड़ता है तो आप लोग उस केमिकल रिएक्शन को ऐड कर दो, ठीक है, लाजमी ऐड करो, उसके मार्क्स होते हैं। और कहीं पे अगर कोई फिगर बनानी पड़ती है तो आप लोग फिगर लाजमी बनाओ, ठीक है, केमिस्ट्री में भी। और जहाँ तक बात फिज़िक्स की है, तो फिज़िक्स का पेपर भी एज इट इज़ अटैम्प्ट होगा। उसमें भी आप लोगों ने फिगर्स बनानी है, ठीक है, जहाँ पर भी आप लोगों को जो है वो मौका मिले। और फिज़िक्स में जो है वो जहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये रिसेंटली मैंने जो है वो पेपर्स चेक किए हैं, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ था कि न्यूमेरिकल्स में आखिर में यूनिट नहीं लिखा हुआ था, तो यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है, वही गिवन टू फाइंड सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एट द एंड आंसर के साथ यूनिट लाजमी लिखना है। आप लोग जब गिवन टू फाइंड लिखते हो ना, तो आपको जो है वो एग्जामिनर 1 मार्क्स लाजमी देता है। आप लोग सोल्यूशन में कुछ ना कुछ ट्राई करते हो, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपको एग्जामिनर 1 मार्क्स और देता है। और अगर आप लोग यूनिट भी लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स और मिलता है। अगर आप यूनिट मिस कर देते हो, बाकी सारा क्वेश्चन